हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम जो एमडीएस यूनिवर्सिटी में आपके बीए पार्ट फर्स्ट में ज्योग्राफी का जो पेपर सेकंड है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान का भूगोल, उस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल के पेपर पर हमने विस्तृत चर्चा की थी कि उसका सिलेबस और मार्किंग स्कीम, टाइम स्कीम क्या रहेगा। आज इस वीडियो लेक्चर में हम राजस्थान का भूगोल जो पेपर है उसकी मार्किंग स्कीम वगैरह सब देखते हैं। आइए, जो दोस्तों जो आपका पेपर रहेंगे, दो रहेंगे। जो बीए पार्ट फर्स्ट में ये प्रीवियस जो आपका लेक्चर था उसमें मैंने डिस्कस किया था डिटेल में, फिर भी एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। आपके जो बीए पार्ट फर्स्ट में ज्योग्राफी में दो पेपर रहेंगे और जो थ्योरी के दो पेपर रहेंगे उसमें आपको 150 मार्क्स के रहेंगे। फिर 54 मार्क्स आपका मिनिमम रहेगा आपको क्वालिफाई करने के लिए 150 में से। और जो पेपर फर्स्ट है और सेकंड है उनमें मार्क आपके जो मार्क्स रहेंगे 75 मार्क्स के दो पेपर 150 मार्क्स, और जो प्रैक्टिकल रहेगा वो आपका 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको प्रैक्टिकल में मिनिमम आपको 80 मार्क्स आपको लेने हैं जिससे आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। टाइम ड्यूरेशन आप देख ही पा रहे हैं, 3 घंटे के पेपर रहेंगे आपके थ्योरी के, 6 घंटे का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रहेगा। इस तरह से आपका ये मार्किंग स्कीम है। ज्योग्राफी का जो पेपर रहेगा आपका, दोनों पेपर मिला के आपके तीनों मतलब 2 प्रैक्टिकल और प्लस आपका थ्योरी, प्रैक्टिकल प्लस आपका 2 थ्योरी के पेपर मिला के आपके 200 मार्क्स के ये आपके पूरा ज्योग्राफी का पेपर रहेगा बीए पार्ट फर्स्ट में। तो आइए देखते हैं जो आपका ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, इसकी भी जो आपका पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो सेम ही रहेगा फिजिकल ज्योग्राफी की तरह। इसको पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट ए, बे व से भाग में विभक्त किया हुआ है। जो पार्ट ए या ए रहेगा उसका वो आपका 15 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी यानी अनिवार्य है। और जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो आपको 50 शब्दों में लिखना है। जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि मावट, तो मावट को आपको परिभाषित करना है 50 शब्दों में, या दे दिया अरावली, गुरु शिखर, कुछ भी आपको 10 इस टाइप के 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आएंगे, उसको आपको परिभाषा टाइप में 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। जो आपका पर क्वेश्चन आपको 1.5 मार्क्स का रहेगा, यानी 1.5 अंक का रहेगा। 10 क्वेश्चन आएंगे और यूनिट, और ये जो 10 क्वेश्चन आएंगे ये आपको तीनों यूनिट से आएंगे। जो आपका सिलेबस की 3 यूनिट है ना, ए बे व से, तीनों यूनिट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मिनिमम 3 क्वेश्चन एक यूनिट से रहेंगे। छोटे वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको अथवा में कुछ नहीं मिलेगा, सारे के सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी है। जो सेकंड यूनिट है आपका भाग बे, जिसको हम बोलते हैं, 15 मार्क्स की रहेगी। इसमें भी सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। इसमें कुल 5 प्रश्न हैं जो आपको आएंगे, और सारे के सारे आपके मतलब कम से कम एक क्वेश्चन है वो आपको तीनों यूनिट से उठाएंगे, और एक यूनिट से हो सकता है वो 2 क्वेश्चन भी ले ले। तो इस तरह से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंतर्गत, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 अंक का रहेगा। जो 5 प्रश्न 3 अंक मतलब 15 मार्क्स के हो गए यूनिट भी। और जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आपको 100 वर्ड में इसमें आंसर देना है। वर्ड लिमिट का दोस्तों मैंने पहले भी चर्चा की थी, आपको वर्ड लिमिट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। ज़्यादा उलूल जुलूल ना लिखे, टू द पॉइंट लिखने में ही आपको सारगर्भित आंसर लिखना चाहिए हमेशा। कॉपी भरने से मार्क्स नहीं आते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर आप समझिए कि वो कितनी कॉपियाँ चेक करता है, तो वो इंटेलिजेंट होता है, उसको सब पता है कि स्टूडेंट क्या लिख रहा है। थर्ड आपका जो यूनिट रहेगा से, वो 45 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। और जो 6 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें से आपको 3 करने अथवा में रहेंगे। पर यूनिट आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि आपका जो भाग ए है उसमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे, बे में से 2 क्वेश्चन रहेंगे, और जो भाग से रहेगा, यूनिट जो से रहेगा, उसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से आपको इन 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे तीनों यूनिट से। आपको एक क्वेश्चन करना है, मतलब 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, 6 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, और 15 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा, और 400 शब्दों में आपको ये क्वेश्चन आपको आंसर देना है इस क्वेश्चंस का। तो इस तरह से ये वर्ड लिमिट रहेगी। तो आइए देखते हैं इस पेपर, राजस्थान का भूगोल जो पेपर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। आपको आपके जो भी आप राजस्थान गवर्नमेंट की जो भी आप एग्ज़ाम्स देंगे उसमें आपका ये पेपर हर जगह बहुत ही काम आएगा। क्योंकि आप मान के चलिए फ्रॉम आपका पटवारी एग्ज़ाम से लेकर आपके आरएएस का जो एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम में आरपीएससी द्वारा या आपका सबऑर्डिनेट बोर्ड द्वारा जो भी एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसमें आपका ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान से आप मान के चलिए
10 to 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 10 to 15% मैं कहूँगा, क्वेश्चन ना करके 15% आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपका ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान से मिलेगा। बहुत ही अच्छा पेपर है ये, और इसमें जो आपका कवरेज है इसमें बहुत ज़्यादा वाइड कवरेज होता है। अब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पेपर उठा के देखेंगे, आपको यहाँ से आवश्यक रूप से ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो आई होप आप सब जब करियर ओरिएंटेड बात करेंगे या आगे जब करियर बनाने की बात करते हैं तो आपको ये पेपर पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अभी से क्यों ना इस पेपर को थोड़ा सावचेती से पढ़ा जाए और सावधानी से पढ़ा जाए, तो आगे हम इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस पेपर में कौन कौन से आपके टॉपिक्स लिए गए हैं। जो यूनिट फर्स्ट रहेगा आपका, इकाई प्रथम, उसके अंदर जो पहला टॉपिक रहेगा वो राजस्थान अवस्थिति भूआकृतिक प्रदेश। अवस्थिति से मतलब है राजस्थान की लोकेशन, कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, लेटीट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, देशांतर, इसके लगने वाली सीमाएं, जिले कौन से हैं, ये आपका टॉपिक रहेगा। दूसरा है भूआकृतिक प्रदेश। आप सभी को पता है कि भूआकृतिक प्रदेश जैसे राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है, अरावली, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी, हाड़ौती प्रदेश। इन प्रदेशों के बारे में आपको इसमें विस्तार से पढ़ना है। नेक्स्ट है भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसका पढ़ना है। क्लाइमेट पढ़ना है, क्लाइमेटिक रीजन्स पढ़ने हैं। ड्रेनेज यानी जल प्रवाह, यहाँ पे नदियों द्वारा जो जल प्रणाली प्रवाह है वो पढ़ना है। अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती हैं। और झीलें, लेक्स, खारे पानी की झीलें कौन सी है, मीठे पानी की झीलें कौन सी है। राजस्थान आप जानते हैं तो इसमें बहुत सारी आपको लेक्स मिलेगी, छोटी छोटी, सॉल्ट लेक भी मिलेगी आपको, और मीठे पानी की झीलें भी मिलेगी। तो ये आपको इसमें स्टडी करना है। नेक्स्ट है दोस्तों मिट्टी प्रकार एवं प्रदेश। जो आपका सोइल है, कौन कौन सी सोइल यहाँ पे मिलती है, टाइप्स ऑफ सोइल यहाँ पे राजस्थान के अंदर कौन से ज़िले में कौन सी सोइल है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो हम देखेंगे। इसके अलावा सोइल रीजन कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रदेशों में हम राजस्थान को पूरे को डिवाइड कर सकते हैं कृषि मतलब मिट्टी प्रदेशों के रूप में। और जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो मृदा क्षरण एवं संरक्षण। देखो राजस्थान में क्या है दोस्तों, जो आपका सोइल इरोजन की समस्या रहती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है। आपको जानते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में भी आपका मृदा का क्षरण बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा चंबल के बीहड़ जो क्षेत्र है वहाँ पे भी आपका जो मृदा का क्षरण या सोइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। इरोजन होता है तो गवर्नमेंट स्टेप्स भी लेती है। तो कैसे स्टेप्स लेती है, कैसे उनको इरोजन को हम रोकते हैं, भाई फॉरेस्ट लगाते हैं, और भी हम बहुत सारे टेक्निक से जो सोइल इरोजन है उसको रोकते हैं। तो वो सारी टेक्निक्स हम पढ़ेंगे कि मृदा का क्षरण कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, जल से हो रहा है, वायु से हो रहा है, कौन सा अपर्दन हो रहा है, और अपर्दन हो रहा है तो उसको किस तरह से रोका जा रहा है या रोक सकते हैं, ये इस पर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन। राजस्थान इस दृष्टि से भी इसके प्रकार और वितरण पढ़ेंगे कि कौन कौन सी तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, किस एरिया में पाई जाती है, किस एल्टीट्यूड पे पाई जाती है, एल्टीट्यूड किस ऊंचाई पे। जैसे आप अरावली में जाएंगे तो उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा जिलों के अंदर अगर हाइट के अकॉर्डिंग आपके फॉरेस्ट वेजिटेशन चेंज होगी। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आपको जीरोफाइटिक वेजिटेशन मिलती है, कंटीले वन मिलते हैं। तो उन वनों में कौन कौन से वन मिलते हैं आपको, केर है, थोकड़ा है, आपका कीकर है, बबूल है, किस किस तरह के आपको पेड़ मिलते हैं, कौन सी वनस्पति मिलती है, ग्रास मिलती है। तो इस तरह से आपको उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोज़ में और क्लासेस में, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट है राजस्थान में भूमि उपयोग, लैंड यूटिलाइजेशन। कि भाई लैंड यूटिलाइजेशन से मतलब है कि कितने % एरिया में आपका भूमि को कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, कितने के ऊपर पशुचारण किया जाता है, कितने पे आपका फॉरेस्ट है आपका। इस तरह से लैंड का क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है राजस्थान के अंदर अगर हम देखें। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे कृषि के प्रकार, विशेषताएं, कि राजस्थान में किस तरह की कृषि की जाती है। व्यापारिक कृषि की जाती है, मतलब आपका खाद्यान्न जीवन यापन वाली कृषि की जाती है, तो उसकी विशेषताएं क्या है, किस सीज़न में हम पर्टिकुलर क्रॉप उगाते हैं, कब काटते हैं, कौन कौन सी फूड क्रॉप्स हैं, खाद्यान्न और व्यापारिक फसलें कौन कौन सी है, उनका उत्पादन और वितरण क्या है, तो ये हम देखेंगे। फसल प्रतिरूप एवं कृषि देखेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न से मतलब है कि हम एक ही खेत में कितनी तरह की फसलें उगाते हैं, कौन सी सीज़न में उगाते हैं, है ना। ये सब चीज़ें हम देखेंगे और कृषि में आने वाली समस्याओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कृषि, क्योंकि आपकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है राजस्थान की हो चाहे इंडिया की हो, आपकी मतलब अराउंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका जलवायु क्षेत्र यानी क्लाइमेटिक रीजन्स। तो हम क्लाइमेटिक रीजन्स पढ़ेंगे इसके अंदर। आपका इसमें भी आपके कोपेन वगैरह ने राजस्थान के क्लाइमेट को भी डिवाइड कर रखा है अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कौन सा क्षेत्र शुष्क क्षेत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है,
कौन सा आपका आर्द्र क्षेत्र है, तो ये यहाँ पे जलवायु क्षेत्र हम पढ़ेंगे। मानसून के बारे में पढ़ेंगे कि मानसून कैसे आता है, कैसे अफेक्ट करता है आपका। नेक्स्ट है सिंचाई का महत्व एवं इनके साधन, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई का महत्व तो आप जानते हैं दोस्तों, राजस्थान है वो ड्राई स्टेट है, आपका ड्राई लैंड एग्रीकल्चर यहाँ पे आपके प्रैक्टिस की जाती है। इसके अलावा आपका जो पूरी एग्रीकल्चर है वो आपका आपके मानसून पे डिपेंडेंट है, इसलिए इरिगेशन का जो आर्टिफिशियल इरिगेशन हम कह सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके आप साधन जानते हैं कि आपका जो इरिगेशन हो रही है या सिंचाई हो रही है, इसके लिए हम नहरों से सिंचाई कर रहे हैं, तालाबों से कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग आपका बहुत सारा कुएँ हैं, ट्यूबवेल है, इनसे हम सिंचाई कर रहे हैं। किस एरिया में किस तरह से हम सिंचाई के साधनों का, कौन से साधनों का उपयोग करते हैं। और इसके अतिरिक्त आप यहाँ पे देखेंगे राजस्थान में जो इंदिरा गांधी सिंचाई योजना है, कोटा आपका चंबल परियोजना है, बहुत सारी परियोजनाएं यहाँ चलती है। नर्मदा नदी से भी हम पानी प्राप्त कर रहे हैं, यमुना नदी का पानी भी राजस्थान में आता है। तो इस तरह से बहुत सारी नदियों द्वारा हम नहरें बना के यहाँ पे पानी की सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं। तो उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि किस एरिया में और कौन कौन सी समस्याएं आ रही है इन योजनाओं के अंदर, उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पशुपालन उत्पाद और डेयरी विकास कार्यक्रम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्रीकल्चर क्या है कि हमारे यहाँ पे पूरी की पूरी मानसून डिपेंडेंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा कभी पड़ता है, कभी अनावृष्टि हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप जो होती है, फसलें होती है, वो फेल हो जाती है। तो अब फेल हो जाए तो अब फार्मर को क्या होता है कि एलाइड एक्टिविटीज़ के रूप में, सहायक जो क्रियाओं के रूप में आप क्या करते हैं, फार्मर्स यहाँ पे राजस्थान में आप डेयरी जो पशुपालन उत्पादन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि फार्मर अगर मान लो क्रॉप फेल भी हो जाती है तो फार्मर क्या करता है, अपने पशुओं को बेचकर या पशु से जो उत्पन्न होता है, सपोज कि दूध बेचकर या और अन्य उत्पाद बेचकर वो आपका जीवन यापन कर सकता है। तो एग्रीकल्चर फेल हो भी जाए तो भी फार्मर उसके थ्रू अपना सस्टेन कर जाते हैं। इसलिए पशुपालन उत्पाद और डेयरी विकास कार्यक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप देखिए कोऑपरेटिव फार्मिंग, आपका सरस डेयरी जो है, आपने नाम सुना होगा, वो कोऑपरेटिव फार्मिंग जो कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है। यहाँ पे डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना हुआ है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट टाइम पशुओं की ब्रीड के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोग्राम चलाती है, मिल्क प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रोग्राम चलाती है। उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे आने वाले टॉपिक में। नेक्स्ट है जैव विविधता एवं अन्य जीवन, बायोडाइवर्सिटी। आपने देखा होगा राजस्थान बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही डाइवर्स स्टेट है। एक तरफ आपका केवलादेव घाना पक्षी विहार है, जहाँ पर आपके माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं बहुत सारे। दूसरी तरफ आकलवुड फॉसिल पार्क्स है, आपने देखा होगा। इसके अलावा सरिस्का है, आपका रणथंबोर टाइगर आपका रिजर्व है। इसके अलावा आपका मुकुंदरा वहाँ पे है, आपका बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है। तो इस तरह से आपको बहुत सारा यहाँ पे जैव विविधता वाले क्षेत्र मिलेंगे। तो इनके ऊपर हम देखेंगे राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क, सेंचुरी और आपके ये सब है, और कौन कौन से आपका फ्लोरा और फोना यहाँ पे मिलती है। तो ये बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है आपका अकृष्य भूमि एवं मरुस्थल विकास कार्यक्रम। डेजर्ट डेवलपमेंट के लिए दोस्तों अलग अलग गवर्नमेंट समय समय पे कार्यक्रम चलाती है कि जो आपका डेजर्ट, आपका जो कृषि है उसको कैसे डेवलप किया जाए, स्पेशली इन जो आपका मरुस्थल है उसके अंदर। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं कि डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये इस तरह से आपका यूनिट फर्स्ट में ये सारे टॉपिक्स रहेंगे और इन पे हम विस्तार से 1 बाय 1 वीडियोस आपको अपलोड होंगे और क्लासरूम में भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में आपके जो रहेगा वो रहेगा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी से संबंधित ज़्यादा टॉपिक है। इसमें देखो मिनरल्स रहेंगे, मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन। राजस्थान देखिए झारखंड के बाद में अगर मैं चर्चा करूं तो खनिजों के मामले में बहुत ही रिच स्टेट है। अगर हम कहें तो नॉन मेटेलिक में तो हम शायद 1 नंबर पे हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स यहाँ पे अधात्विक खनिज तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और धात्विक भी पाए जाते हैं, लेकिन उतने इस स्केल पे नहीं पाए जाते। लेकिन मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान झारखंड के बाद में बहुत ही ज़्यादा रिच स्टेट है। और एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, मतलब शक्ति के संसाधनों में, तो राजस्थान में मेरी दृष्टि में मैं अगर बात करूं तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा रिच स्टेट है। और स्पेशली पश्चिमी राजस्थान में अगर आप देखो तो आज की डेट में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सभी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आपका जो आने वाला टाइम रहेगा वो एनर्जी बेस्ड रहेगा। और इसके अतिरिक्त आपका
एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये सब संसाधन तो मिल ही रहे हैं, इसके अलावा आपका गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल जो आपके हैं शक्ति संसाधन, जैसे आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इसके भी बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पे संभावनाएं छिपी हुई है और इसका बहुत ही पोटेंशियल स्टेट है राजस्थान। तो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो राजस्थान है आने वाले टाइम में इंडिया में परचम लहराएगा और लहरा भी रहा है। आप देखिए बहुत ज़्यादा हम अच्छी स्केल पे यहाँ पे काम प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। और रिफाइनरी भी आपके, अगर आपने सुना होगा कि बाड़मेर में पचभद्रा में आपके इस्टेब्लिश उसका कार्य चालू है। और दूसरा है औद्योगिक विकास और उद्योगों का वर्गीकरण, जिसकी दोस्तों औद्योगिक विकास किसी भी आपका जो स्टेट होता है उसकी जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है। तो आप देखिए कि राजस्थान में उद्योगों का विकास अब 91 के बाद में, जब से आपने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अपनाया, उसके बाद धीरे धीरे विकास होने लगा है। आप देखिए यहाँ पे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ तो काफ़ी सारी हैं, जैसे आप कहें कि मार्बल इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप है यहाँ पे राजस्थान में, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप है। लेकिन अभी अगर हम कहें तो उतना, अगर कंपेयर टू द अदर स्टेट्स जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसके बनस्पत हमारा अभी राजस्थान इंडस्ट्रियली बहुत बैकवर्ड है। मैं कहूँगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी हम उतने अग्रणी नहीं है। अगर हम पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से हम कंपेयर करें तो हम अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOUs साइन किए हैं जापान के साथ में, और इसके अतिरिक्त अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इसको डेवलप करने के DMIC आपने नाम सुना होगा, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जिसको बोलते हैं, उसका भी विकास हो रहा है दिल्ली से मुंबई के बीच में, जिसमें आपके फ्रेट कॉरिडोर भी बनेगा कि माल को इधर से उधर ले जाया जा सके। और इसके अलॉन्ग विथ इसके आपके बहुत सारे इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, जैसे निमराना वगैरह में। सूती वस्त्र उद्योग के ऊपर आपका राजस्थान का सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी डेवलप है, जिसको हम कहें कि अभी भीलवाड़ा में ठीक ठाक पोजीशन में है हम लोग, अच्छा वहाँ पे सूती वस्त्र उत्पादन हो रहा है। उद्योगों का वर्गीकरण आपको पता ही है, एक होता है मिनरल बेस्ड आपका इंडस्ट्रीज़ होती है, दूसरा आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है। एग्रो बेस्ड में आपका जैसे चीनी हो गया, कपास हो गया, ये सब आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। तो इसके ऊपर भी आपको हम देखेंगे, उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। सीमेंट एवं पत्थर उद्योगों का विकास। सीमेंट जैसे दोस्तों, सीमेंट उद्योग राजस्थान का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइम स्टोन जो कच्चा माल है, चूना, वो यहाँ पे अच्छी मात्रा में होता है। तो इसलिए यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप है। इनका हम देखेंगे कि कैसे विकास हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रोडक्शन स्केल क्या है, और स्थानीयकरण का विश्लेषण। स्थानीयकरण से मतलब है कि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री वहाँ पे उसके एग्लोमेरेशन या उसके स्थानीयकरण वहीं पे क्यों लगी वो इंडस्ट्री, उस पर हम चर्चा करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि सीमेंट इंडस्ट्री है वो निम्बाहेड़ा में क्यों लग रही है, वो निम्बाहेड़ा में लग रही है या भीलवाड़ा में ही आपका सूती वस्त्र उद्योग क्यों डेवलप हो रहा है, तो उसके एग्लोमेरेशन के क्या फैक्टर्स हैं, तो ये सब चर्चाएँ हम इसमें करेंगे। सांस्कृतिक विरासत एवं पर्यटन उद्योग। दोस्तों टूरिज्म इंडस्ट्री राजस्थान कल्चरली नो डाउट इंडिया के अंदर मैं कहूँगा वन ऑफ, मतलब सबसे ज़्यादा डाइवर्स कोई स्टेट है वो राजस्थान मिलेगा। इसलिए आप देखिए राजस्थान का जो कल्चरल हेरिटेज और आपका टूरिज्म इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा डेवलप है और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से राजस्थान में टूरिज्म को प्रमोट किया गया है। और अभी हम देखें तो यहाँ की जीडीपी में टूरिज्म का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड करा रहा है यहाँ के यूथ को, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको नेचुरल अगर आप साइट्स देखें तो भी बहुत सारी आपको डेजर्ट से लेके आपको माउंटेन सब कुछ यहाँ मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको हेरिटेज साइट्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और बायो अगर आप एनवायरमेंटल आप देखें पर्यावरण रूप से तो आपको यहाँ पे नेशनल पार्क, ये सेंचुरीज वगैरह बहुत सारी मिलेगी। इस तरह से टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ रखता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जनसंख्या वितरण एवं घनत्व। जनसंख्या संरचना, आयु वर्ग, लिंगानुपात, नगरीय ग्रामीण साक्षरता एवं व्यावसायिक संरचना, ये आपके पॉपुलेशन से संबंधित ये सारे टॉपिक हैं। मैंने इससे संबंधित कुछ वीडियो अपने यूट्यूब चैनल बांगर कॉलेज के इसके ऊपर अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट उस पर आपको मिल जाएंगे। और राजस्थान की जनसंख्या का वितरण, घनत्व इत्यादि जो हैं और आपका सेक्स रेशियो वगैरह है वो हम सेपरेटली राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में आपसे चर्चा करूँगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पश्चात से जनसंख्या वृद्धि के कारण समस्याएं एवं समाधान, जो कि राजस्थान भी आपका इम्पोर्ट एक्शन ग्रुप स्टेट्स में आता है, EAG स्टेट्स बोलते हैं। पहले हम इनको प्रोफेसर आशीष बोस ने इन जो नॉर्थ इंडिया में बीमारू स्टेट बोला था, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वगैरह को, अब इनको इम्पोर्ट एक्शन स्टेट्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे आपकी जन्म दर बहुत ज़्यादा है, मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन स्टेट्स को आपका ये बीमारू स्टेट्स बोला जाता है। तो यहाँ पे जनसंख्या की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके समाधान क्या क्या हैं और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे।
इसके अतिरिक्त राजस्थान में आपका भील, ग्रासिया, मीणा और सहरिया। दोस्तों इस पे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको हर अल्टरनेट ईयर में, क्योंकि कभी भील से आपको बड़ा उनकी सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन के ऊपर कभी बड़ा क्वेश्चन भील पे पूछ लिया, ग्रासिया या मीणा व सहरिया पे, जो उन पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन बताइए। तो उस पर आपको ये अच्छे से हम इस पर चर्चा करेंगे, किस एरिया में ये रहते हैं, इनके कस्टम्स क्या हैं, क्या इनके एम्प्लॉयमेंट है, क्या इनकी सोशल पोजीशन है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो आपकी थर्ड यूनिट रहेगी दोस्तों, इसमें जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए राजस्थान में सड़क परिवहन, आपका रेल परिवहन और वायु परिवहन, तीनों ही तरह के ट्रांसपोर्ट आपके इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि राजस्थान तो आपका लैंड लॉक स्टेट है, यहाँ पे समुद्र तो आपका है नहीं, तो इसलिए आपके तीनों ही परिवहन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो और राजस्थान में सड़कों का जाल, उस पर हम चर्चा करेंगे, कौन से नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे जो आप के रहेंगे, और आपके कौन कौन से शहरों से इसको जोड़ते हैं। तो आपके छोटा क्वेश्चन आता है, या ट्रांसपोर्ट पे आपको पूछ लेंगे कि राजस्थान में सड़क परिवहन पे चर्चा कीजिए। नेक्स्ट रहेगा आपका रेल परिवहन, कौन से जोन में आते हैं, कितने जोन यहाँ पे राजस्थान में है, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, आपका इन सब पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका वायु परिवहन, यानी आपका एयरपोर्ट वगैरह जो रहेगा, तो इस पर देखेंगे कितने आपके यहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल एयरपोर्ट है या डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आपका राजस्थान में एक नेटवर्क है जो ट्रांसपोर्ट का। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक ट्रांसपोर्ट का साधन है वो रहता है, वो होता है पाइपलाइन। आपने नाम सुना होगा हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर, इस तरह से जो पाइपलाइन के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होता है, वो आपके मिल्क का हो सकता है, आपका ऑयल का हो सकता है, ये सब आपके ट्रांसपोर्ट का वो भी एक मॉडर्न मीन है, जो वो भी हम चर्चा करेंगे इसके अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत। नेक्स्ट है दोस्तों मरुस्थल, अरावली, हाड़ौती एवं पूर्वी मैदान, ये आपके राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, इसको स्पेशली आपके जो यूनिट थर्ड है इसमें अलग से जोड़ा गया है। हालांकि हम भौतिक प्रदेश यूनिट फर्स्ट में भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ जो यूनिट थर्ड है इसमें आपको इसका भौतिक पर्यावरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण एवं आर्थिक विकास, इसका आपको सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े में कि पश्चिम मरुस्थल में, वहाँ हम सिर्फ भौतिक प्रदेश की फिजियोग्राफिक कंडीशन पढ़ेंगे कि भाई कौन से पर्वत है, पहाड़ है, मैदान है। यहाँ आपको सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण भी इसका पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ कि राजस्थान पश्चिम मरुस्थल है, उसकी भौतिक पर्यावरण बताइए, तो भौतिक में आप बता देंगे कि कितने रेनफॉल होती है, कितना टेम्परेचर रहता है, किस तरह के मरुस्थल पाए जाते हैं, सैंड ड्यून्स कौन से होते हैं, ये तो हो गया वो वहाँ का भौतिक पर्यावरण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण में आप देखेंगे कि कौन कौन से वहाँ पे कौन कौन सी आपके वो कल्चरल रीजन्स हैं, वहाँ पे कौन कौन सी पॉपुलेशन क्या है, लिंगानुपात क्या है, वो सोशल फैक्टर्स कौन कौन से वहाँ पे नॉर्म्स वो पढ़ोगे। इसके अलावा आपका जो रहेगा आर्थिक विकास पढ़ोगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पे की जाती है, एग्रीकल्चर होती है तो किस तरह की होती है, इंडस्ट्री है तो किस तरह की इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप हुई है, तो आर्थिक विकास वहाँ पढ़ोगे, और पिछड़ा है तो क्यों पिछड़ा है। तो ये सारे फैक्टर्स आपका इस तरह से इन हेड्स में आपको इन सारे जो फिजियोग्राफिक रीजन है, अरावली, हाड़ौती और पूर्वी मैदान वगैरह, ये इत्यादि हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मानव विकास की संरचना, प्रमुख संकेतक, जो ह्यूमन डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर है। तो और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका मानव विकास सूचकांक। राजस्थान का हमें कंपेयर करना है रेस्ट ऑफ दी स्टेट में, HDI जिसको हम बोलते हैं, मानव विकास की संरचना यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बेसिकली आपको यहाँ पूछा जाता है, जो आपने महबूबुल हक और आपका प्रोफेसर अमर्त्य सेन नोबेल लॉरेट जो आपके हैं, उन्होंने ऐसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आपकी निकलती है, यूनाइटेड नेशन UNDP जो निकालता है, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो उसका है, उसके माध्यम से जो आपकी रिपोर्ट निकलती है, 3 इंडिकेटर्स मिले जाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनकम और एजुकेशन। उसके आधार पर जो आपका HDI कैलकुलेट किया जाता है, उसका राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में हम अदर स्टेट से कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल राजस्थान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा, इनकम और एजुकेशन, आय क्या है और शिक्षा का स्तर क्या है, इन तीनों इंडिकेटर्स को लेके हम सपोज रेस्ट ऑफ द स्टेट्स से हम कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे कि नॉर्थन इंडिया में जो स्टेट्स है, इसके समकक्ष वाले UP, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह में हमारी पोजीशन क्या है। हम कंपेयर करेंगे कि राजस्थान की पोजीशन सदर्न स्टेट्स यानी केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में हम कंपेयर करें तो उन इंडिकेटर्स में हमारी पोजीशन क्या है। तो इस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका ओवरऑल आपका जो मानव का जो डेवलपमेंट हुआ है, ओवरऑल वेलबींग को बताता है। आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन आपका अगर इन तीनों इंडिकेटर्स में हम पिछड़े हुए हैं, मान लो रेस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स में पिछड़े हुए हैं, तो हमारा विकास नहीं माना जाएगा। जो लास्ट टॉपिक रहेगा आपका, जो पेपर सेकंड आपका ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में, वो रहेगा राजस्थान में महिलाओं की स्थिति की जनानकीय,
सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण के बदलते पहलू। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके जो आरएस वगैरह की तैयारी करेंगे तो वीमेन की पोजीशन राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि राजस्थान में मैं कहूँ तो राजस्थान में महिलाओं की स्थिति अगर कंपेयर टू अदर स्टेट्स हम देखें तो अभी यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं है। अगर हम देखें लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो एमएमआर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मातृत्व मृत्यु दर है बहुत ज़्यादा है। इनकम में कंट्रीब्यूशन महिलाओं का डायरेक्ट वे में नहीं है, अभी एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा नहीं है, हाउसवाइफ ज़्यादा है। मतलब आपको देखो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम इसका कंट्रीब्यूशन है, प्राइवेट सेक्टर में भी कम है। इसके अलावा आपका एजुकेशन लेवल में बहुत ज़्यादा मेल फीमेल अगर मैं कहूँ तो गैप बहुत ज़्यादा है। अभी हायर एजुकेशन में तो ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब और लिटरेसी लेवल भी अगर हम जालौर जैसे डिस्ट्रिक्ट में देखें तो जेंडर गैप जिसको बोलते हैं, जहाँ कहीं मेल लिटरेसी वो 70-80% तक पहुँच गई है, 80+ भी गई है, और जहाँ फीमेल लिटरेसी में बहुत ज़्यादा गैप है, अराउंड 30-40% का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे पेट्रियार्किकल सोसाइटी यानी पितृसत्तात्मक यहाँ पे है, तो महिलाओं का डिसीजन मेकिंग में उतना बड़ा रोल नहीं है। लेकिन ये तो इसके नेगेटिव पहलू हो गए। हालांकि राजस्थान गवर्नमेंट भी इसमें समय समय पे बहुत सारे प्रोविजंस लेके आए हैं महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए। अगर पॉलिटिकल फ्रंट में मैं बात करूँ तो महिलाओं को जो आपका पंचायती राज में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में हम बात करें तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स में आपका रिजर्वेशन किया गया है महिलाओं के लिए। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी गवर्नमेंट बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है और बहुत सारे पॉलिसी और प्रोग्राम हैं जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है। इनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब क्लासेस होगी। इसके अतिरिक्त आपका स्वास्थ्य एवं पोषण के बदलते पहलू, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो हेल्थ को लेके अभी जो भी प्रोग्राम चला रही है, एनआरएचएम हो गया या जो भी आपके आशा वर्कर्स के थ्रू या आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू जो आपका हेल्थ और आपका न्यूट्रिशन के डेवलपमेंट के लिए, तो इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ये डायरेक्ट ये जो टॉपिक है लास्ट वाले टॉपिक है, ये आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से लिंक है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट जब ही हो पाएगा जब ये इंडिकेटर्स आपके सारे अच्छे रहेंगे। आई होप मैंने जो ये चर्चा की आपको कुछ एक ब्लूप्रिंट मिला होगा आपके सिलेबस का, और जल्दी ही हम जब क्लासेस में मिलेंगे तो मैं और विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों ये जो चर्चा की इसके लिए मैं आपको कुछ रेफरेंस बुक्स आपको यहाँ बता देता हूँ। अगर आप ये बुक्स रेफ़र करना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा, और ये सारी बुक्स आपको मिल जाएगी अपनी लाइब्रेरी में। तो आप देखें तो टी.एस. चौहान सर की अब राजस्थान का भूगोल, नेक्स्ट है आपका एच.एम. सक्सेना साहब की राजस्थान का भूगोल, हिंदी ग्रंथ अकादमी से ये बुक पब्लिश होती है। बहुत ही अच्छी बुक है ये, इसको आप रेफ़र कर सकते हैं, इसको ज़रूर से आप पढ़ें, आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत हेल्प करेगी। डॉक्टर L.R. भल्ला साहब की राजस्थान का भूगोल कुलदीप प्रकाशन से आती है, ये भी बहुत ही अच्छी बुक्स है। इसके अलावा आपको दिनेश शर्मा, पुष्पा शर्मा की राजस्थान आज तक और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान एनबीटी पब्लिकेशन से प्रोफेसर मिश्रा वीसी मिश्रा सर की किताब है, ये भी बहुत प्यारी किताब है। ये एनबीटी से पब्लिश होती है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। एच.एस. शर्मा सर की राजस्थान का भूगोल पंचशील प्रकाशन से पब्लिश होती है, ये बुक भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट बुक्स विच यू कैन रेफ़र एंड यू विल फाइंड दीज बुक्स इन आवर लाइब्रेरी। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा मित्रों। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।